गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा अध्याय 9 है क्लास 8 की, जहां हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से 1947 तक। आइए इन्हें बारीकी से हम देखते हैं। आशा करते हैं कि पिछली ऑडियो जो आपको है काफ़ी हेल्प हुई कि आपको एनसीईआरटी को समझने में, और जब आप ऑडियो को सुनेंगे और तब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मुझे इस बात की तो पूरी संभावना है कि आपको एनसीईआरटी समझ में अच्छी तरह से आने लगेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके सार और सारांश को। आप चित्र 9 में देख सकते हैं। चित्र 1 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। आप देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन उस समय की है जब हमें अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो क्रांति थे, जो महान क्रांतिकारी थे, उस समय इकट्ठन हुए थे। उस समय की ये चित्र है। और आइए आगे देखते हैं। पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित पर अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों को प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति में संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। तो ये सभी जो निम्नलिखित हमारे अध्याय, इन पे हम बात कर चुके हैं और इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे। आइए सवाल पे जाते हैं। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे, इनके बारे में हमें चर्चा करना है। आइए आगे जानते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलाव ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और उनके सहारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और यहाँ जब तक यह निरंतर खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीय का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजों, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बम्बई रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब है सब लोग का या सबके लिए, सर्व यानी सभी, जनिक लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य मानते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। यह संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने की अधिकार छीन लिया गया। उसी साल
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने अल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। यह विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 में महसूस की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। नारोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. हुमायूं ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने का अहम भूमिका अदा किया। प्रचारक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रसार करता है। आप यहाँ चित्र 2 में देख सकते हैं दादा भाई नारोजी की पुस्तक। आप यहाँ पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। आप इन्हें देख सकते हैं। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी, यह स्रोत 1 में अभी हम देखेंगे। जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, बॉम्बे में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी सांसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। आइए आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक है उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यवर्गीय पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार ने भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। गतिविधि आइए देखते हैं। शुरुआत से ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, इस पे हमें विचार करना है। आइए आगे देखते हैं। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलनों का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गौरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने
भारी भरकम वेतन का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसीलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय करण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों को की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लागत के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किए जाए, फौजी खर्चे में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाए। उनके नमक का कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वह प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग के संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशावर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। आइए स्रोतों में देखते हैं। सोने की चाह में जिनसॉ वाचा नामक एक मध्यवर्गीय नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफी अमीर थे। तिलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। मध्यवर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यवर्गीयों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों को न्यायसंगत मार्गों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। गतिविधि में आप देखिए, उपरोक्त टिप्पणी के आधार पर शुरुआती कांग्रेस के बारे में कौन सी समस्या का पता चलता है, इस पे हमें विचार विमर्श करना है और इसे लिखना भी है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आइए इसे देखते हैं। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल और परिवर्तनवादी उद्देश्य और प्रतिद्वंदियों के रूप में काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे
अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यवर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगुंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्रा के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। उससे पहले हम एक चित्र देख लेते हैं। ये चित्र है हमारे बाल गंगाधर तिलक की। आप देख सकते हैं इसे। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। आप देख सकते हैं मेज पर रखे इस अखबार का नाम तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी। ये केसरी अखबार है और ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। केसरी ब्रिटिश सरकार का कट्टर आलोचक बन गया था। अब इसे समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और यहाँ एक तस्वीर देखिए, ये है स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुलूस में सब शामिल हो रहे थे उस समय स्वदेशी आंदोलन की तरह। आइए आगे जानते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। यह याचिका और आमूल परिवर्तनवादी के रूप में प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। यह है उनकी तस्वीर, स्रोत चित्र 5 में। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्र शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिस्सा के समर्थक थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यवर्गीय धारा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यवर्गीय का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। क्रांतिकारी हिस्सा किसे कहते हैं? समाज में आमूल बदलाव लाने वाले हिस्से का उपयोग करना। परिषद इनके प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधिक दायित्वों को संभालने वाला मनोनीत या निर्वाचित संस्था। आइए अगला टॉपिक हमारा है जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में
जुड़ते हुए कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस के सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार भारत के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजें भी भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसे कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाले जाने लगे। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों से युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इसमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत के औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांतिकारी हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी भी एक जन नेता के रूप में सामने आए। महात्मा गांधी जी 46 वर्ष के उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले पूरे साल भारत का दौरा किया। इस दौरान वे वहां के लोगों, उनकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इस आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल और सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। उससे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। यहाँ चित्र 6 में है नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबम, दक्षिण अफ्रीका 1895। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में महात्मा गांधी को पहचान सकते हैं? वह पिछली कतार के ठीक बीच में कोटे और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें देखिए, ये देखिए, ये हमारे महात्मा गांधी जो यहाँ पे पिछली कतार में टाई पहने हुए हैं। कोट में है ये। और आइए आगे हम पढ़ते हैं और जानते हैं हमारा रॉलेट एक्ट, जो हमारा फर्स्ट 1919 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को
और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निकुंशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों को आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालों की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। आप यहां देख सकते हैं इस तस्वीर को। यह तस्वीर वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद में इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोलियों की जो है यहाँ पे निशान इधर उधर हर जगह लगे हुए हैं और ये इशारा कर रहे हैं लोग कि यहाँ जो है इस तरह की यहाँ पे हम लोगों के साथ किया गया इस आंदोलन जो हम लोगों ने शुरुआत किया था। नाइटहुड का मतलब होता है ब्रिटिश राजरानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। आइए आगे देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी जी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्म के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुस्लिम किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। स्रोत 3 में आइए देख लेते हैं। पीरा का चिरंतन सिद्धांत क्या है? अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? इस बारे में गांधी जी क्या कहना था? प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीरा के अनंत सिद्धांत को सिखा लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1938 को ये बात कहते हैं। आइए अगला टॉपिक हमारा है खिलाफत आंदोलनों का असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग के हत्याकांड की तरफ इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों का खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलनों के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुई अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज्य की मांग करें।
1821 से 1822 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा की गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विवान मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह में मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के अन्याय को अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचार से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेरा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इस सत्याग्रहों में कई बार वे चर्य शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वह संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म कर देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध जो मौजूदा अभी पाकिस्तान में मुसलमान व्यापारी और किसान खिलाफत के आंदोलन पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन के जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफा की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधीराज का जसगान किया जाने लगा था। जनता के महात्मा। आइए उससे पहले हम इस चित्र 8 को देख लेते हैं। महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। ये चित्र है, देखिए आप। ये चित्र काफी सुंदर चित्र है, इसे जो बनाया गया है और सभी ने एक देखिए चित्र में। आइए देखते हैं क्या है। जनता की उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं। जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरफ का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय
टकरावों की वजह वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। ठेकेदार मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी के श्रेय दिया। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थिर प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखल की और रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के रूप में नहीं थी। आइए स्रोत 4 में देखते हैं क्या है। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार है। दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सब ने मान लिया कि वे जो कहते हैं वही सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण या तक की एक देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी और आमतौर पर गांधी जी को एक सरकार का विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। आगे आइए जानते हैं, एक रिपोर्ट पे देख लेते हैं नजर। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोग महात्मा गांधी को किस तरह देखते हैं? आपकी राय में लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि गांधी जी जमींदारों के विरोध हैं परंतु सरकार के विरोधी नहीं थे? आपकी राय में लोग गांधी जी के अनुयायी क्यों थे? इसे देखिए और समझना है। आइए आगे देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है 1922 से 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों में से के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक वीर ने चौड़ी चौड़ा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावी करना चाहिए। 20 के दशक में मध्य में गांवों के लिए किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ IAS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की गई 2 पूर्ण घटनाओं थी। भारत के भविष्य को लेकर इस पार्टियों की सोच में गहरा फर्क पड़ रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में
कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। डेट याद रखना है, 26 जनवरी 1930। आप यहां चित्र 9 में चित्तरंजन दास की एक तस्वीर देख सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वे पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफी सक्रिय रहे। चित्र 10 में आप देखिए, चित्र 10 में है साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी की आप यह तस्वीर देख सकते हैं। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड रायमंड की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी असहयोग का बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन ने सदस्य भारत पहुंचने को प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया तो प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस लो। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारा एक साइमन वापस लो जो है हमारा एक आंदोलन शुरू किया गया था। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ऊपर एक जो है कपड़े में लिखा गया है साइमन गो बैक। तो आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा आंदोलन शुरू हुई था उस समय में। आइए आगे देखते हैं। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा भगत सिंह की है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांतिकारी चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सदन नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्र विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, भगत सिंह की यह तस्वीर उस समय की है। आइए आगे देखते हैं दांडी मार्च। ये दांडी मार्च बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक साबित है। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था। इसके लिए लोगों को लड़ाई लड़ने में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह के स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया गया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती में से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं गांधी जी को उस नमक के बिखरे हुए को उठाते हुए। चित्र 12 में महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी 6 अप्रैल 1930 की यह तस्वीर है। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटका की अम्माबाई
राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाले महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्र संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाओं घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक में अम्माबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था और 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों में की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। जब वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई, कताई और सिखाती और प्रभावित फेरियों का आयोजन करती। अम्माबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दत करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआती में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी का समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। आप इस तस्वीर में चित्र 13 में महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू को देख सकते हैं। ये पेरिस की 1931 की यह तस्वीर है। आप इस तस्वीर को देखें। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। सरोजिनी नायडू, उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता ने साझा संघर्षों को चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। स्रोत 5 में आगे देखते हैं। वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज्यादा घायल हुए और 1000 से ज्यादा को कोरापुट जिले के जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई और फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता, को भी फांसी पर लटका दिया गया।
वीर लखन नायक। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वह स्वतंत्रता का प्रभाव नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहब्बत ने राष्ट्रीय संघर्ष से शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को नामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किए। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ विरोध और भारत छोड़ो आंदोलनों में हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल गए। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना, उसे प्रांतीय स्वायत्तता कहते हैं। आइए चित्र 14 में हम देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। अब इस तस्वीर में देख सकते हैं। आइए उससे पहले हम सुभाष चंद्र बोस की इस तस्वीर को देखें। बोस और IMA। चित्र 14। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे, राष्ट्रपिता के रूप में, माफ कीजिएगा। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो और उसके बाद की बात। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता को आहवान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी को अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने की आदेश दिया गया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह में ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुई तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इस
चुनावों ने मुस्लिम लीग को यह बात का यकीन दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने हाथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग के बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोर असफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त रुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुसलमान बहुत क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासभा के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुसलमान लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अस्वाभाविक था। आइए एक हम चित्र को देख लेते हैं। चित्र 16। अब चित्र 16 में देख सकते हैं मौलाना आजाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम। 1942 की यह तस्वीर है। मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां अरब मूल की थी। बहुत सारे भाषाओं के जानकार आजाद इस्लाम के विद्वान और बहाते दिन यानी सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुसलमान एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। आप इस तस्वीर में मौलाना आजाद को देख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ही हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। चित्र 17 में गांधी जिन्ना। वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1914 की यह तस्वीर है। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण मनमक सत्याग्रह के नेताजी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत से पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजाजी के नाम से जानते थे। चित्र 18 में आप देख सकते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर है। 1945 से 1947 के दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नाडियार गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। आप चित्र 14 में देख सकते हैं महात्मा जी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना की यह तस्वीर सितंबर 1944 की।
1920 तक हिंदू मुसलमान एकता के समर्थन में सक्रिय रहने जिन्ना ने लखनऊ समझौते करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं के कतार में जा पहुंचे। चित्र 20 में आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बंबई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी जी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 की यह तस्वीर है। गांधी जी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू जी राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के कोई आरक्षण नहीं था। यह उस समय की तस्वीर है। चित्र 21 में आप देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से थे। एक चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 की तस्वीर है। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई और खिदमतकार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों और लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों को भर्त्सना की थी। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इस दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिस्सा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल्य स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नेताजी यह भी हुए कि विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत के सल्क सूरत बदल गई और उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। चित्र 22 में आप देख सकते हैं हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। आप चित्र को आप देख सकते हैं। आइए अन्यत्र पर कुछ विचार करें। अफ्रीका में राष्ट्रवाद। घाना का उदाहरण 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशिया देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के तहत हुआ था। अफ्रीका और औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं और को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामी और किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यह स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रूमा की कन्वेंशन
पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1851 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनावों में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिससे ब्रिटिश शासकों को ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दावा डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाए जिससे कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया और 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इस चुनाव में असफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। आइए हम इससे कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे और फिर से याद करें। पहला क्वेश्चन, 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन को क्यों असंतुष्ट थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 लोगों के पक्ष में बोल रही थी, इस पर हमें विचार करना है। और पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े, इस पर हमें विचार करना। 1940 में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? आइए विचार करें। मध्यवर्गीय कौन थे? ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? कांग्रेस के मूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यवर्गीय की राजनीति में किस तरह भिन्न था? चर्चा करें कि भारत में विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप में ग्रहण किए? लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? 8वां क्वेश्चन, गांधी जी के नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? और 9वां क्वेश्चन, 1937 से 42 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिससे फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। और आगे करके देखें में हम प्रश्न देखेंगे कि पता लगाएं कि अपने शहर, जिले, इलाके या राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन की किस तरह आयोजित किया गया, किन लोगों ने इनसे हिस्सा लिया और किन लोगों ने उनका नेतृत्व किया। आपके इलाके में आंदोलन को कौन सा सफलताएं मिली, इस पर विचार करें। और 11वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं 2 सहभागियों या नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में और पता लगाएं और तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका इस अध्याय में जिक्र नहीं आया है। तो आप इन्हें करना है इस प्रश्न को, और आशा करते हैं कि ये ऑडियो आपको हेल्प करेगी एनसीईआरटी को समझने में। हमारी एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन ही से हमारे सारे जो हमारे कंपटीशंस के एग्जाम होते हैं वो इन्हीं एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस के एग्जाम हो, चाहे वो हमारे कोई जनरल कंपटीशन के एग्जाम हो, चाहे हमारे बोर्ड हो, चाहे हमारे किसी भी हमारा जो बोर्ड होता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो या दिल्ली बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड हो, हमारी एनसीईआरटी पर ही सारा कुछ बेस्ड है क्योंकि एनसीईआरटी को ही एक रैंक 1 बुक माना गया है हमारे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ऐसा करते हैं कि ये ऑडियो आपको हेल्प कर रही होगी आपको समझने में एनसीईआरटी को, और आप जब इसे समझ के दोबारा पढ़ेंगे इसे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपके लिए तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।